हमने फर्स्ट सेशन के एंड में किया था, सेकंड क्वेश्चन उसी के स्टार्ट में, सेकंड के स्टार्ट में। योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर फॉर स्मार्ट फुटवेयर। इस लाइन में कोई अच्छी बात अगर आपके जहन में आ रही हो तो, अदर मैटर पैराग्राफ, पहली लाइन से मुझे एक हिंट मिल गया। आई एम गोइंग फॉर OMP। लिस्टेड कंपनी है, कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं जो कि फैले हैं क्रॉस पाकिस्तान और मोस्टली वो रेंटल बेसिस पे। ड्यूरिंग द ईयर SFL has adopted IFRS 16 leases. The audit team has made significant efforts to review the adjusting entries made in the financial statements to reconcile the changes in accounting policy of operating lease. अब अगर कोई बच्चा R1 का बैठा हो ना तो इतनी बात पढ़ के ना उसने परेशान हो जाना, क्योंकि उसने तो लीज पढ़ी नहीं, उसको आती भी नहीं होगी। तो एग्जाम में एकदम से पैनिक मोड में नहीं आना, कुछ ना कुछ आप इसमें से भी निकाल सकते हैं। The matter was discussed with the meeting in committee meeting in detail. Your team has included the details about adjustments and impact on financial statement in the board letter. बताइए, discuss the reporting implications including the changes that need to be made in the report of 700. पहला चेंज तो आपने बताना है कि सर OMP आ जाएगा। yes, sir. yes. अच्छा, अब लीज के साथ हो क्या रहा है? कंपनी रिटेल आउटलेट्स चला रही है रेंटल बेसिस के ऊपर, उन्होंने IFRS 16 को अडॉप्ट कर लिया है, उसके बाद सिग्निफिकेंट एफर्ट्स की हैं, एंट्रियां बनाई हैं, चीज़ों को रिकंसाइल किया है, पॉलिसीज़ को चेंज किया है, और ये सब कुछ उन्होंने आपके साथ और आपने उनके साथ डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है, और ये मुद्दा करंट पीरियड का है, की ऑडिट मैटर। अब देखें, जिस तरह हमने कल बात की थी ना कि एडवोकेसी थ्रेट हो तो चीख के बताएगा, यहाँ पे कैम देखें, कैम के ये सारे फिल्टर्स आपको पूरे करने होते हैं कि मुद्दा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ऑडिट के अंदर, करंट ईयर का हो, डिस्कस्ड हो गया हो, रिजॉल्व्ड मैटर हो। तो जब तक ये सारे पॉइंट्स आप पूरे नहीं करेंगे आप उसको कैम में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वो खुद आपको बता रहा है कि मैंने इसको कैम में लेके जाना है, क्योंकि ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, डिस्कस भी कर लिया है, करंट ईयर का भी है, एंट्रीज भी उन्होंने पास कर ली हैं, स्टैंडर्ड को समझ भी लिया है, चेंजेस भी हो गई हैं, सब कुछ हो गया। आई विल बी मेकिंग इट एज अ कैम। और कोई चेंज आपके जहन में आ रही है? अच्छा, OMP के ऐड करने से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है? ओपिनियन नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसको ऐड करने से ओपिनियन की मॉडिफिकेशन नहीं आएगी, अलबत्ता रिपोर्ट की मॉडिफिकेशन हो जाती है। AMP तो कोई है ही नहीं, EOMP है। हाँ जी, एक साथ आ सकते हैं। ओके, ये सवाल देखें। आप एक काम करें, किताब खोलें, खोले आंसर खोले, उसके आंसर को रीड करते हैं और 7 नंबर पूरे करते हैं। आपने आना है पेज नंबर 411। देखें 7 नंबर कैसे पूरे करेंगे। सबसे पहले क्या बतानी है? रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ IFRS 16 इज सिग्निफिकेंट। एंटिटी ने नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट्स अपने बना लिए हैं। फर्दर मोर जितनी भी चेंजेस हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में, एडजस्टमेंट्स में, वो सारी उन्होंने बता दी है। इसके ऊपर कंसिडरेबल टाइम मेरा लग चुका है टू वेरीफाई। ये मैटर हमने डिस्कस कर रखा है उनके साथ और ये सारी बातें हमने बोली हैं जिसकी वजह से हमने कैम इसको बनाया। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स ऑडिटर विल ensure या add this matter as key audit matter in the report। अब चेंजेस क्या क्या आएंगी? चूंकि पिछला ऑडिट हमने नहीं किया तो पहली चेंज ये आएगी कि हम अदर मैटर पैराग्राफ ऐड कर देंगे और ये बता देंगे कि इससे रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, ओपिनियन मेरी मॉडिफाई नहीं। ठीक है बॉस, कोई एक्स्ट्रा बात लिखी हो जो हमने की ना हो तो बता दें। ये बातें की थी।
चलें, अब आप करें ऑर्डर मिक्स को तसल्ली से देखें, देखना है और समझना है। एलरॉन्ड प्राइवेट लिमिटेड, EPL, पहले आप लोग पढ़ें, दिमाग में एक स्केच बनाएं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। करें इन द ड्राफ्ट FS ऑफ EPL फॉर द ईयर एंड 30 जून 21, हाईलाइट कर लिया क्या, ईयर एंड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ रुपीज, जो कि रिलेट करता है कंस्ट्रक्शन, तो IAS 40, 41, 21, 20, 23, 16 capital work in progress regarding property, plant and equipment. Your team has कि इस पे आखिरी दफा जो कॉस्ट लगाई थी 30 अप्रैल 21 को लगाई थी, और क्या 30 अप्रैल 21 मेरे ईयर एंड में आ रहा है? उसके बाद क्या होगा, मई और जून, 2 महीने पहले ये काम किया। However, it was put to use on 1 अगस्त, ईयर एंड के बाद। Therefore, no depreciation has been charged. तो IAS 16 एसेट के बारे में कहता है कि डेप्रिसिएशन उस वक्त चार्ज करें when it is available for use and not when it is put to use. आपके ख्याल में 2 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी या नहीं? तो निकाल के बताइए कितनी बनती है। 1.67। यूजफुल लाइफ उसने नीचे दे दी है। अब हमने क्या नहीं निकाला अभी तक, मटीरियलिटी, तो 150 का 5 और वो कितनी आ रही है 1.6। अब वही बात, इममटीरियल इंडिविजुअली तो समझ आ गया, मगर उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट को देखना पड़ेगा कि क्या ये उसको क्रॉस नहीं कर रहे। ये तो हो गई इम्प्लीकेशंस। ऊपर कह रहा है स्टेट द प्रोसीजर्स विच मे बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। इन सब को अब आपने ढाल देना है इन सब्सटेंटिव टेस्टिंग, और वहां पे जो आप अजम्पशन पिक करेंगे दैट वुड बी प्रॉपर्टी की एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। अब एक एक लाइन से ना सब्सटेंटिव भी निकालते हैं। पहले में तो कुछ नहीं बनता, दूसरे में CWIP कितना है 100 मिलियन का, वेरीफाई कर लेंगे कि क्या ये 100 मिलियन की अमाउंट ठीक से कैलकुलेट हुई है या नहीं। अच्छा, उसके बाद पुट टू यूज है और अवेलेबल फॉर यूज की 2 डिफरेंट डेट्स आ रही हैं। एक्सपर्ट को बुला के वेरीफाई कर लें इन दोनों में से कौन सी डेट अच्छी है, कौन सी डेट ठीक है, और क्या एसेट वाकई में इस्तेमाल के काबिल अभी हुआ भी है या नहीं हुआ। ये जो आखिरी खर्चा किया है, ये आखिरी खर्चे ने क्या एसेट को इस काबिल वाकई में बना दिया था कि अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कौन बताएगा, एक्सपर्ट। फिर जो यूजफुल लाइफ है 10 साल है, ये भी हम किससे वेरीफाई करवा लेंगे, एक्सपर्ट से। और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा, लास्ट कॉस्ट जो इनकर हुई है वो कहाँ से इनकर हुई है वो चेक कर लेंगे, और डेप्रिसिएशन की वर्किंग, बोरिंग तो कोई यूज नहीं हुई, और ट्रांसफर की रिकॉर्डिंग, क्या वो वर्क इन प्रोग्रेस के अकाउंट से निकल के पीपी में चला भी गया या नहीं किया। फिर इस पे देखें, एक मजे की बात बताऊं आपको, बन कब का गया हुआ है, ईयर एंड से 2 महीने पहले का। इस्तेमाल कब हो रहा है, ईयर एंड के 2 महीने बाद। बीच में कितना वक्फा है, इंपेयरमेंट तो नहीं है। वेरीफाई कर लेंगे कि क्या कोई इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो इस टाइम पीरियड में
नहीं, क्योंकि फिर अगर बन चुका था तो इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन है? तो ये सारी बातें आपने कहाँ लिखनी है? ऑडिट प्रोसीजर्स में। डन। रीवैल्यूएशन जो अमाउंट होती है वो बाहर वाला बंदा बताता है, हम क्या करते हैं उसकी अकाउंटिंग। तो हमने ये देखना है कि 10 साल के मुताबिक जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है वो ठीक है या नहीं है, मगर वो 10 साल की फिगर कहाँ से आई है वो वेरीफाई करवाना है वैल्यूअर से, क्योंकि वाकई में ये एसेट 10 साल का काबिल इस्तेमाल है या। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो एसी लगा हुआ पीछे इसकी लाइफ क्या होगी, यूजफुल लाइफ 5 साल। अगर मैं बुक्स में 25 साल दिखा दूं फिर इसका मतलब है कि आपको शक होगा कि ये एसेट की जो यूजफुल लाइफ है इन्होंने सही नहीं। एक्सपर्ट को बुला के वेरीफाई करवाएंगे कि क्या ये एसी वाकई में 25 साल चलने की काबिलियत रखता है या नहीं रखता। मगर 25 हो या 5 हो, उसके मुताबिक जो मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाई है, मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, उसको मैं नहीं करना, वो नहीं करेगा आगे। तो खत्म हो गया, नहीं ये रहता है ऑटम 23। देखिए सर, और इतना खुश ना हो, मेरे पास 2 और प्रेजेंटेशन मौजूद है। ऑटम 23, असलम भाई सिर्फ रीड करना है और एक स्केच बनाना है। हाँ जी, पढ़ लिया। इस सवाल को जरा मुझे आसान करके कौन बताएगा? मैं खुद। ठीक। असलम भाई हैज बीन एंगेज्ड ऑन द रोल ऑफ ऑडिट एज ऑडिट मैनेजर, और कहां पे जाना है? एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। While reviewing the draft FS, Aslam has identified significant increase in the value of specialized asset used in the drilling of wells due to a recent revaluation conducted by। वो कहना ये चाह रहा है कि एक पीपी है जिसको अभी क्या कराया है? रीवैल्यू कराया। Revalued amount of these assets is rupees 4000 million। Owing to the significance of the matter, असलम भाई ने एंगेज किया है एक एक्सपर्ट अपना। ये कौन सा होगा? मैनेजमेंट एक्सपर्ट या ऑडिटर एक्सपर्ट? ऑडिटर एक्सपर्ट। और चैप्टर कौन सा? यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, आइजा 620 चैप्टर 12। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क वैल्यूअर ने हमें बताया कि सर ये 3500 से ज्यादा नहीं है। उन्होंने कितने में रिकॉर्ड किया हुआ है? मसला 3500 से है, 4000 से है, 1500 से है या 500 से है? 500 से। 500 अंडर रिकॉर्ड है, ओवर रिकॉर्ड है? ओवर रिकॉर्ड है। अगर 500 से मैंने अपनी रीवैल्यूएशन बढ़ाई हुई है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी कि कम आएगी? उसको मुझे कम करना पड़ेगा, यानी कि जो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है उसको ऐड करना पड़ेगा। 2500 का 5% 100 वर्सेस 500 मटीरियल 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 मटीरियल। तो डिस्कस द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। आप ये बताएंगे, सुने,
रिपोर्ट पे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले आपने ये बताना है कि मटीरियलिटी ये है, फिर आपने बताना है कि चूंकि इन्होंने जो रीवैल्यूएशन है वो 500 मिलियन से ओवर रिकॉर्ड की हुई है और वो ठीक करने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसको मटीरियल मिसस्टेटमेंट में रख के मैं अपनी ओपिनियन क्वालिफाई कर दूंगा। फिर आप बताएंगे कि जब आपने क्वालिफाई कर दिया तो इस तरह की स्टेटमेंट पास करूंगा, वो आपने ओपिनियन वाला पैराग्राफ हल्का सा लिख के उसको बता देना। उसके ऊपर देखें वो कह रहा है स्टेट एनी 5 की प्रोसीजर्स विच मे बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट टीम टू एड्रेस द डिफरेंस इन द फेयर वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसके एक्सपर्ट वाली बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस रीवैल्यूएशन, देखें एक्सपर्ट का काम था रीवैल्यूड अमाउंट आपको बताना, उसकी अकाउंटिंग करना उसका काम नहीं है, उसकी अकाउंटिंग करना काम किसका है, हमारा। तो आपने उसको ये भी बताना है कि इसकी अकाउंटिंग ठीक से हुई है या नहीं हुई, वो आप पार्ट 1 में क्लियर कर रहे होंगे। एक काम करें, इसके जवाब पे आए, जवाब पे आ जाए इसके, खोलें किताब में जाए जरा, ऑटम 23 में आए, पेज नंबर 14। देखें नंबर 1 ये 5B है ना, हाँ अच्छा 414 ठीक है। ठीक है अब मिल गया जी। सबसे पहले जरा पढ़ते हैं इसके प्रोसीजर्स। कहता है रिव्यू करेंगे एक्सपर्ट की डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू करेंगे एक्सपर्ट का काम, कंपेयर करेंगे उसका सोर्स डाटा क्या है, उसकी अजम्पशंस क्या है, ऑब्टेन करके उसकी कंप्लीटनेस वगैरह को चेक कर लेंगे, उसकी मेथड्स अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं है वो वेरीफाई कर लेंगे। टेक्निकली ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, एक्सपर्ट के अपने स्टैंडर्ड के अंदर। तो टेक्निकली ये पार्ट 1 इज फ्रॉम चैप्टर 12, पार्ट 1 इज फ्रॉम चैप्टर 12। अब देखते हैं पार्ट 2। द इफेक्ट ऑफ 500 मिलियन इज 20% ऑफ पीवीटी। याद है हम पहुंच गए थे। सिंस द इफेक्ट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, ये मटेरियल होगा मगर ये परवेसिव नहीं होगा, हमने ये बात भी कर ली थी। इफ द डिफरेंस रिमेन्स अनएडजस्टेड, अब देखिए सवाल का जवाब वो तख्लीक कैसे कर रहा है, वो दोनों बातें आपको बता देगा। अगर तो डिफरेंस रिमेन्स अनएडजस्टेड तो कीपिंग इन माइंड कि ये मटेरियल इन नेचर है, द ऑडिटर विल हैव टू एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड ओपिनियन। द ऑडिटर शेल इंक्लूड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन जो भी डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिफिकेशन है और जो जो फाइनेंशियल इफेक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस मिसस्टेटमेंट। ये सारी बातें कहां पे आएंगी, पॉसिबल इम्पैक्ट। तो पॉसिबल इम्पैक्ट में आपने इतनी ही बात लिखनी है कि चेंज कहां कहां पे आ रहा है और क्यों आ रहा है, फिर ओपिनियन कौन सी देंगे और उसकी रीजन क्या है। इफ इट इज कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट इट बिकम्स मटीरियल। अगर तो वो एक सिंगल एलिमेंट में कन्फाइंड है और एक अच्छी परसेंटेज है, कितनी ज़्यादा बड़ी नहीं है मटेरियल, एक एलिमेंट में कन्फाइंड हो के ही बहुत बड़ा है परवेसिव 80%, 70%, 60%। इसमें एक रूल ऑफ थंब भी होता है कि हम 50% से ऊपर अगर हो ना तो परवेसिव काउंट कर लेते हैं और अगर उससे नीचे हो तो परवेसिव। मगर कुछ सवालों में इसने 30% को भी परवेसिव बनाया होगा, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि इफ एंड दैट पे चले जाएं। अगर ये है तो मटेरियल और अगर वो है तो परवेसिव। अगर मल्टीपल अकाउंट्स को हिट कर रहा है तो कुछ सोचना ही नहीं है, वो है ही परवेसिव, वो उसकी डेफिनेशन में आती है चीज। डन सर, इसमें एम्फसिस क्यों डालेंगे, मुझे लॉजिक दें, क्या मसला हो रहा है। दो मसले आए मेरे पास, जरा इनको आंसर करते हैं सारे। पहला सवाल आया कि सर क्या ये एम्फसिस में नहीं जाएगा, तो मेरा जवाब है क्यों, आपने ये बात सोची भी कैसे। तो उसके ऊपर हम एक खराब ओपिनियन दे रहे हैं, तो वाई इन देखें एम्फसिस याद रखिएगा, हम एम्फसिस के अंदर डिस्क्लोजर का रेफरेंस देते हैं।
कि वो जाके देख लेना। और वो क्यों जाके देख लेना? क्योंकि वो सही बना होता है। हाँ जी, यहाँ से कैम वाली बात भी आई थी। कहाँ से? कैम क्यों आएगा? अच्छा, तो आप एक बड़ी शर्त भूल गए हैं कि कैम किस पे आता है? रिजॉल्व मैटर्स पे। क्या मुद्दा रिजॉल्व हो गया? नहीं, मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम क्या ऐड कर देंगे? मिस स्टेटमेंट। ठीक है। हाँ, बात सुने, इन्हीं की बात को थोड़ा सा मैं आगे प्रोलॉन्ग करता हूँ। अगर सवाल में ये बातें लिखी होती, यार सुन लो, अगर सवाल में ये लिखा होता कि हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक 3500 था, उन्होंने 4000 निकाला हुआ था, हमने उनसे बात की, उनको समझाया, उन्होंने उसको वापस से 3500 पे कर दिया और अपने अकाउंट्स को भी साथ में ठीक कर दिया, तो फिर हम ये सारी बातें कैम में लिखेंगे, क्योंकि अब ये मैटर रिजॉल्व हो चुका है। डन 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 डन। इसी के साथ हमारा राउंड 1 खत्म होता है। हाँ, राउंड 1 खत्म होता है। सेशन 1 की बात नहीं कर रहा, मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा था कि जब तक एग्जाम वाला सेप्ट होगा आज। ये देख रहे हैं, सेशन 1 यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 2 फाइट। कलर भी चेंज, पहले ब्लू था और अब ये आ रहा है बस, यानी कि 10 सवाल होंगे बस। हाँ, कल भी करेंगे। मैंने कल बता दिया था आप सबको, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था। हाँ जी, सवाल आपके सामने है और आपने इसको कागज पे सॉल्व करना है। आपके पास 10 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स, और ये पूरा सही से सॉल्व करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किताब में नहीं मिलेगा आपको, किताब में कहीं और रही है, मैं भी बताऊं। अगर आप इसको किताब में सुन लें, अगर आप इसको किताब में तलाश करेंगे तो आपको मिलेगा 560 में। दोबारा कर लें किया वो तो दोबारा कर लें किया वो तो एक ही बात है। आप दोनों नहीं करती काम, दोनों सही एक जैसी हैं। मैंने कहा दोनों सही एक जैसी हैं। क्या कहा है? मैंने सुना ही नहीं। चले चले सवाल करें, सवाल करें। और टाइम 10 मिनट है। 2:50 हुए। मैंने आपसे ठीक 3 बजे पूछना है। क्या हुआ? मुझे पता है, ये सवाल 705 का ही है। मैंने कब कहा कि सवाल असल में वहां पे क्लासिफाई गलत हुआ हुआ किताब में है। सवाल 705 का ही। तसल्ली से कीजिएगा, बहुत आराम से।
बातें नहीं करनी प्लीज़, बातें नहीं करनी, अपना अपना करें और ज़रा दिमाग इस्तेमाल करें। की रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्कस हाउ वुड यू डील विद द अबव सिचुएशन, 7 नंबर। और ऊपर का सवाल देख के एक ज़हन में सवाल आता है कि क्या हम अकाउंटिंग का पेपर तो नहीं दे रहे, क्योंकि ये सवाल है ही अकाउंटिंग वाला। यूर फर्म इज ऑडिटर ऑफ CML लिस्टेड कंपनी, ईयर एंड 23 जून 15, अंडरलाइन कर लिया ईयर एंड को। एसेट बेस दी हुई है, PBT दिया हुआ, क्या यूज करना है? PBT यूज करनी। कितनी है? 350। ईयर एंड के बाद एक इवेंट अकर हो रहा है। CML had been awarded a contract of rupees 500 million in अप्रैल 2015, यानी कि हमारे ईयर एंड में हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था जिसमें हमने स्पेशलाइज्ड मशीनरी देनी थी टू अ फॉरेन कस्टमर। ये IS 16 है ना? ये इन्वेंट्री का सवाल है, ये इन्वेंट्री का सवाल है भैया। ऑडिट को ऑडिट फेल नहीं करवाता, अकाउंटिंग फेल करवाती है। अब सवाल पड़े साथ साथ, इन्होंने एक 500 मिलियन की इन्वेंट्री बाहर भेजनी थी जिस पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम 20% का प्रॉफिट अरेंज कर लेंगे, कमा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं बनता। However, the government of foreign country has placed certain restrictions on import, because of which the customer has cancelled the purchase order from the under force majeure clause. The inventory against the above order is lying in the warehouse. और चूंकि ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाई गई थी, अब हमें 105 मिलियन ऊपर खर्च के इसको यूजेबल बनाना फॉर पब्लिक। According to the management, the cancellation of this order will not affect the operations of the company in any significant matter. मुझे ये बता दें बस कि जो आखिरी पॉइंट दिया हुआ है इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि गोइंग कंसर्न की तरफ अपने आप को लेके नहीं जाना। सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है उस पे 105 मिलियन का खर्चा होगा तब जाके हम इसको, तो ये 105 मिलियन क्या है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट टू सेल। 105 मिलियन इज योर कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू कहां पे? वेयर इज फेयर वैल्यू? 500 इज योर फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना आता है? ये फेयर वैल्यू है, जो ये फेयर वैल्यू है ना, कैरिंग वैल्यू के लिए हम उसको करेंगे डिवाइड। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 500 माइनस 105 बिकम्स 395। अब हमें और क्या चाहिए होता है? कॉस्ट। 500 मिलियन तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो डिवाइडेड बाय 1.2 या 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 416.67। तो हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। कितने पे रिकॉर्ड होनी चाहिए? कितने का फर्क आ रहा है? 21.67। यहाँ तक पहुंच गए थे सारे? नहीं पहुंचे आप लोग, नहीं पहुंचे। 21.67 तक आ गए थे सारे? पक्की बात है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये मटेरियल है कि परवेसिव है? मटेरियल है। तो वो ठीक करके बैठे हुए हैं? नहीं। अगर ठीक नहीं किया तो क्वालिफाइड, और अगर ठीक कर देते हैं तो अनमॉडिफाइड। सवाल समझ आया? आइए स्टैंड की तरफ। तो देखें ना, हमारे ही ईयर एंड में है ना, तो हमने उसको काउंट फॉर तो करना है। क्योंकि हमारे ईयर एंड से पहले की ये ट्रांजैक्शन है, तो ईयर एंड के ऊपर हम इसको एडजस्ट करके अपनी FS में दिखा रहे होंगे। ठीक है? तो हमारी जो इन्वेंट्री अब वेयर हाउस में पड़ी है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूड है। कितने से? 21 पॉइंट। कोई मसला सवाल में तो बता दें। आई हैव अ फीलिंग कि इस रो को कोई मसला है।
इस सवाल में जो प्रॉब्लम है मुझे बताएं। सर 500 मिलियन सेल प्राइस है। सेल प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है 20% का, यानी कि ये खड़ी हुई 120 पे। तो 500 से अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है तो 500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या आ जाएगी वैल्यू? 41,6.67। ये कॉस्ट आ गई। इन्वेंट्री के लिए क्या होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। हमने कॉस्ट निकाल ली है, अब क्या निकालेंगे? एनआरवी। एनआरवी इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज। उन दोनों में से हायर, उनमें से हायर। तो यहां पे VIU तो दी नहीं हुई, क्या दिया हुआ है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। 500 माइनस 105 कितना? 395। क्लियर? उसकी फेयर वैल्यू जो हम मार्केट में दे रहे हैं, उस चीज को बेच रहे हैं, वो कितने का बेच रहे हैं? 500 का। तो इन दोनों में से लोअर लेना या हायर लेना? लोअर। तो इसके लिए हम ये लिखेंगे कि भैया ये इन्वेंट्री हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ओवरस्टेटेड है, इसको कम करना पड़ेगा। अगर तो मैनेजमेंट मान जाती है और कर देती है तो फिर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, और अगर नहीं मानती तो मटीरियलिटी की तरफ हमें जाना पड़ेगा और क्वालिफाइड ओपिनियन हमें देनी पड़ेगी। डन? कैफे एलेक्सियर operates a chain of cafes in Pakistan. Before the year end, a large number of customers complained कि भाई food poisoning है, possibly as a result of eating at the cafe. Some of the customers have taken legal actions against CEL, and out of court settlement with these customers is under process. No information has been provided. हाँ जी, क्या आपको गोइंग कंसर्न का पॉइंट हिट होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए हो क्या रहा है, फूड पॉइजनिंग के चक्कर में कस्टमर्स ने कंपनी के ऊपर केस किया हुआ। अगर किसी एक का भी केस साबित हो जाए तो सबका हो जाएगा, और अगर किसी एक का भी ना हो तो किसी का नहीं होगा। मल्टीपल अनसर्टेनिटीज है यहाँ पे क्या है? मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। अभी हाल के केस में मैं अगर देखूं तो गोइंग कंसर्न डाउट पे नहीं है, मगर फ्यूचर में डाउट पे हो सकती है। तो अगर अभी इन्होंने, अब वही वाला टेबल, अगर इन्होंने डिस्क्लोजर दे दिया है तो मैं वो पैराग्राफ डाल दूंगा, कौन सा? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, साफ रिपोर्ट के साथ। और अगर इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो फिर मैं देखूंगा कि ये मटेरियल है या ये परवेसिव है, और उसके मुताबिक क्वालिफाइड या एडवर्स। और दूसरी तरफ आपने इसको एक और एंगल से भी सोचना है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? सेकंड लास्ट लाइन पढ़े, सेकंड लास्ट लाइन पढ़े। एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, यानी कि IAS 37 प्रोविजंस वाला फैक्टर भी देखना पड़ेगा कि अगर इनके ऊपर केस पड़ जाता है तो कितने से इनको झटका लगेगा, लॉस होगा, एक्सपेंस पड़ेगा, उसकी प्रोविजन इनको आज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो ये दो एंगल से सॉल्व होगा। पहला एंगल है गोइंग कंसर्न वाला, दूसरा एंगल है IAS 37 वाला। इसके जवाब पे चलते हैं। ये यहां पे गलत लगा हुआ है इसका हेडर, ये कैफे एलेक्सियर है बेसिकली, नहीं उसमें नहीं है, ये लगा 705 में ही हुआ है। मैं बताता हूं। ऑटम मेकेस का क्वेश्चन नंबर 3, ऑटम मेकेस क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, जरा इसको रीड करते हैं। 409 नंबर सफा, पहुंच गए सारे? चलें। नॉट गिविंग डिस्क्लोजर, सुने, नॉट गिविंग disclosure of the event is qualitatively material to the financial statements. The financial statements should include the disclosure, होना चाहिए। अगर कंपनी ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया तो हम मानेंगे इसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और हम इसकी ओपिनियन को क्वालिफाई कर देंगे या एडवर्स कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि ये मटेरियल है या ये परवेसिव है। और एंड पे देखें जरा जाके, बिल्कुल एंड पे देखें, लास्ट पैराग्राफ। फॉर द कस्टमर्स विद हुम
आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हैज बीन एग्रीड, अ प्रोविजन नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। अगर मैनेजमेंट ने ये प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की तो भी मटेरियल है, और अगर रिकॉर्ड कर ली है तो हम उनको शाबाशी दे देंगे, मगर स्टिल वो डाउट वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या करना, सबसे पहले मैनेजमेंट ने इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेनी है, अपनी अकाउंटिंग पहले सीधी कर लेनी है। अगर वो अकाउंटिंग ही सीधी नहीं की तो मिस स्टेटमेंट है। चले मान लिया उन्होंने सीधी कर ली है, मगर क्या सीधी करने से इनका गोइंग कंसर्न वाला मसला खत्म हो गया? नहीं, वो अपनी जगह पे कायम है। फिर आप बताएंगे कि भाई ऊपर जो एक इशू चल रहा है मल्टीपल अनसर्टेनिटीज का, इसकी वजह से भी मिस स्टेटमेंट अराइज हो सकती है, प्रोवाइडेड कि इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया। दिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम साफ रिपोर्ट दे देंगे, और अगर नहीं दिया तो हमें आपकी रिपोर्ट खराब करनी पड़ेगी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ गोइंग कंसर्न। डन। ये टेक्निकली वही डब्बा है जो कि आपको मैंने शुरू में दिखाया था 570 वाला, ये उससे आंसर होगा। ये मल्टीपल अनसर्टेनिटीज में हो जाएगा जो उसमें डिस्क्लेम कर रहे थे आप, मल्टीपल अनसर्टेनिटीज उसमें तो डिस्क्लेमर था ना, ऐसे ही है, मगर गोइंग कंसर्न डाउट पे चलेगी ना बेचारे की, गोइंग कंसर्न हिट हो रही है, तो उससे अच्छी बात यह है कि हम देखें कि उसने वो पैरा ऐड किया या नहीं किया। ये सवाल देखिएगा, रेजर लिमिटेड, सवाल 3 लाइनों का है, जवाब 1 सफ़े का। ऑफ रेजर लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2022. During the audit, you have been informed that the Federal Board of Revenue has seized the accounting record. FBR ने रिकॉर्ड्स आपके सीज कर ली हैं। स्कोप लिमिटेशन जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, मगर FBR ने रिकॉर्ड्स क्यों सीज किए होंगे? Pertaining to revenue and production, ये तो एरियाज है ना जिसके अकाउंट सील किए हैं। For further investigation into the alleged charges of tax evasion. आपके ज़हन में क्या क्या आ रहा है इस सवाल को देख के? एक तो स्कोप लिमिटेशन है, एक ही करके गोइंग कंसर्न भी हिट हो सकता है अगर चेंजेस जो चार्जेस हैं वो हमारे खिलाफ आ जाएं, पेनल्टी ज़्यादा पड़ जाए तो हमें अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा। और IAS 37 की कंप्लाइंस उन्होंने रिकॉर्ड किए नहीं की, फ्रॉड। यहाँ पे इन्होंने अगर इल्ज़ाम लगाया तो कुछ ना कुछ मसला होगा, इसकी वजह से ही इन्होंने पकड़ा होगा। तो सवाल टेक्निकली जब आप इसका जवाब देखने बैठेंगे आपको मल्टीपल चीज़ों को सोचना पड़ेगा। इसका जवाब देखते हैं, निकालें ज़रा तसल्ली से इसका जवाब, और इसके एग्जामिनर कमेंट्स हमने पढ़ने हैं। मुझे बताइए पेज नंबर क्या है? 413। चलो जी, 413 तो नहीं है, 401 होगा। मेरे पास 401 भी नहीं है। 20? अच्छा ठीक है, वो से मैं यहाँ पे हेडर कलर लगा हुआ है। हाँ जी देखें, इवैल्यूएशन, बात सुने जरा, लाइन बाय लाइन चल रहा आप लोगों ने मेरे साथ। इवैल्यूएशन सुने गौर से। रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स जनरली कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। कहना यह चाह रहा है कि इट इज परवेसिव। अनअवेलेबिलिटी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स कुड इम्पीड के वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देयरफॉर ये बन जाएगा स्कोप लिमिटेशन, और ऊपर उसने हिंट दे दिया है कि ये परवेसिव है। इट इज नेसेसरी टू एसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये बात किस किस के ज़हन में आई थी?
और अगर मैं आपको याद करवाऊं, जब हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था तो 2 सवाल देखे थे, 2 सवाल देखे हमने जिसमें रिकॉर्ड्स हमारे जल रहे थे। तो हमने उस वक्त क्या कहा था? बैकअप। क्योंकि हमें कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपने 10 साल तक अपने अकाउंट्स को सेव करना है। तो अगर यहाँ से अकाउंट्स एफबीआर लेके जा रहा है तो इनके पास बैकअप तो होना चाहिए जिसकी बेस पे ऑडिट किया जा सके। तो इट इज नेसेसरी टू असेस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड टू कंसिडर वेरीफाइंग दीज रिकॉर्ड्स थ्रू ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स। Implication of fraudulent financial reporting would be also relevant अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है इन टैक्स एवेजन। इसका मतलब है कि वो fraudulent financial reporting कर रहे होंगे। In addition, a contingency related to the matters may need to be disclosed. A provision could be recognized. तो 4 बातें हैं, प्रोविजन वाला पॉइंट, फ्रॉड वाला पॉइंट, बैकअप वाला पॉइंट और स्कोप लिमिटेशन, और वो भी परवेसिव। Since the records of the significant portion of revenue has been seized by FBR, क्योंकि हमें एलिज किया जा रहा है, the auditor will consider scope limitation beyond the control of, ये बताना है कि scope limitation है तो उन 3 में से रीजन क्या है। मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि है मगर क्यों है? मैनेजमेंट का मसला है, हमारा मसला है, या हम दोनों में से किसी का मसला नहीं? आगे आते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। Since revenue and production records constitute a significant portion of the records, the auditor's inability to obtain evidence would be pervasive. Therefore, a disclaimer of opinion will be expressed. We will discuss the reasons for disclaiming. However, a qualified opinion will be expressed अगर हमें लग रहा है कि इसका impact material। अब देखिए दोनों एंगल्स कवर कर गया। शुरू में उसने बड़े जोर से बताया कि ये परवेसिव है, परवेसिव है, पर एकदम से आगे कहता है कि हाउएवर अगर ऑडिटर को फील हो कि ये मटेरियल है तो हम उसको क्वालिफाई कर देंगे। इफ वी आर अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, वी विल आल्सो इवैल्यूएट वेदर मैनेजमेंट ने कंटिजेंसी रिकॉर्ड की है या नहीं की ऑफ द एडिशनल टैक्सेस या फाइन्स जो कि उनको पड़ेंगे, यानी कि 37। इफ अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स हैव नॉट बीन मेड, तो इसकी बिना पे भी हमें अपनी रिपोर्ट खराब करनी पड़ेगी क्योंकि मिस स्टेटमेंट है, डिस्क्लोजर्स इसके मौजूद नहीं है। तो एक मसला स्कोप लिमिटेशन वाला भी है और एक मसला मिस स्टेटमेंट वाला भी है। इफ इट इज डिटरमिन्ड दैट एवेजन वाज इंटेंशनल, ऑर्डर शुड कंसिडर इट्स अर्लियर असेसमेंट रिगार्डिंग द इंटेग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर शुड आल्सो कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द एंटिटी, और जाके वो बताएगा कि भाई इन्होंने गलत काम किए हैं, यानी कि बाहर जाके रेगुलेटरी अथॉरिटीज को इनकी रिपोर्ट दे देगा। इतनी सारी बातें हैं इस 3 नंबर के सवाल में और 3 लाइनों के सवाल में। कमेंट्स क्या कह रहा है? कहता है एग्जामिनीज मेंशन प्रोसीजर्स दैट वर नॉट रिक्वायर्ड। जो चीज मांगी नहीं है हम वो देकर आएंगे। एग्जामिनीज ने फॉलोइंग चीजों को इवेलुएट नहीं किया जो करना चाहिए था। वो भूल गए कि इल्ज़ाम सच्चा भी हो सकता है, देयर कैन बी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो टैक्स इवेजन में। कंटिजेंसी वाला पॉइंट एग्जामिनर्स ने मोस्टली इग्नोर किया, तो फ्रॉड वाला पॉइंट और कंटिजेंसी वाला पॉइंट इन्होंने इग्नोर किया, और जिनको जो आता था वो बस लिखते गए और आई कैप एग्जामिनर उसको काटता गया और काटता गया। ये सवाल आपने लाजमी लिखना है, ये सवाल आपने लाजमी लिखना है। इट इज स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हेडर गलत लगा हुआ है। स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये, स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 6। ये बातें भूलेंगे तो नहीं, देख लें। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या मुझे पता नहीं हुआ? मैंने कब कहा कि हो गया?
हाँ जी, एलरॉन पाकिस्तान लिमिटेड, सवाल पढ़ें। पीबीटी क्या है? 6.5, शाबाश। मैंने कहा पीबीटी क्या है? 130, और उसको मल्टीप्लाई करें 6.5। ऑर्डर कितने का है? 26 मिलियन की इन्वेंट्री है, परचेज की थी 1 जनवरी को, यानी कि साल के शुरू में, ताकि हम इसको बेच सकें टू अ फॉरेन कस्टमर। तो स्पेसिफिक होगी या जनरल होगी? स्पेसिफिक। ड्यू टू सडन इम्पोजिशन ऑफ इंपोर्ट कस्टमर ने कैंसिल कर दिया, क्या करें? एनआरबी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या सवाल ने एनआरबी टेस्टिंग करने के लिए डाटा दिया? नहीं, मगर जो हमने सवाल किया था कस्टमाइज वाला, उसमें डाटा अवेलेबल था, इसमें नहीं है। अब आपने करना ये है कि आप डाटा के अलावा सारी बातें लिखेंगे कि हम इसको असेस करेंगे कि लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरबी पे है या नहीं है। फिर देखेंगे ये इन्वेंट्री कितने से ओवर वैल्यू है, और उसके मुताबिक मैनेजमेंट से कहेंगे इसको कम करवाएंगे। हम अज्यूम करते हैं कि अभी मुझे बताइए इसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 26 मिलियन। लेट्स सपोज इसकी कॉस्ट 13 मिलियन हो। एक सेकंड, अच्छा तो हम कहाँ थे? कॉस्ट कितनी है? 26 मिलियन की, और एनआरवी फर्ज करें हम निकाल नहीं पा रहे, तो ओवर स्टेटमेंट इन्वेंट्री की कितने से है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी नहीं निकल पा रही, तो 26 मिलियन से ये इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड पड़ी हुई है। ऐसा है कि नहीं है? अगर एनआरबी 0 है, चले एनआरबी 10 मिलियन है, तो कितने से ओवर स्टेटेड होगी? 16 से। तो आपको उसको कम करवाना पड़ेगा फ्रॉम मैनेजमेंट, ये बात याद है। और अगर डाटा नहीं दिया हुआ तो आपने बस क्या करना है, फिगर्स को एक्सक्लूड करके वो सारी बात आपने नैरेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन कर देनी। एक काम करते हैं, वेरी बैड ओपिनियन। नहीं, मैं एक सवाल निकालेंगे तो जा रहा हूँ उस राउंड में से। सर ये सारे पेपर आपने इसमें डाल दिए? नहीं, सारे नहीं रहते। 2 दिन नहीं, ये तो आपका 5 महीने होगा काम में 1 दिन में कराने के लिए जा रहा हूँ। खैर, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ रिसेंट क्या क्या है। देखें रिसेंट में क्या क्या पूछा। ये है IFRS 15, रीड करें। ये रिसेंट रिटर्न का सवाल है। ना हो जाए रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना। ये शहजादे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करके बैठ चुके हैं। रुकें, अकाउंटिंग पॉलिसी ठीक से सिलेक्ट ना की हो या ठीक से अप्लाई नहीं की हो, इसमें क्या हो रहा है? अप्लाई नहीं की। सिलेक्शन ठीक है रेवेन्यू के लिए, मगर अप्लाई ठीक से नहीं किया। तो कितने से ओवर स्टेटमेंट है? 25 से या 150 से या 175 से? तो आप लोग कहते हैं कि सर सारे सवाल आवाज ही करने हैं। मैं कैसे भरोसा करूं कि आपको आ गया है?
रेवेन्यू जो उन्होंने रिकग्नाइज किया वो कितना है 100। मैनेजमेंट ने जस्टिफाई किया है एक फजूल से लॉजिक के साथ, उसको इग्नोर करते हैं। कंपनी हैड incurred a cost of rupees 150 million on these goods, तो टेक्निकली 25 मिलियन से हमने चीज को फाइनेंशियल्स में ओवरस्टेट किया। 400 का 5% क्या होगा? 400 का 5% 20 और ओवर स्टेटमेंट क्या है? मटेरियल। तो इसमें और कुछ नहीं करना था आपने, बस ये बताना था कि ये मटेरियल है और इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आएगा। ये 5 नंबर था, उसने स्पेसिफिकली कहा है प्रोसीजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या करते हैं? रीसेंट अटेम्प्ट ज़ुएब, हाँ जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 300 को एक्सपेंस में डालना था, क्या कर दिया है? अब देखें, कोई अभी तक हमने अकाउंटिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट देखा हो जो कि बहुत ही टेक्निकल हो, बेसिक चीजें भी बच्चों को नहीं आती। मतलब R&D को कैसे लेके चलना है, रिसर्च को एक्सपेंस बनाना है और कब हमने डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, वो FAR 2 वाले बच्चों को तो आती होंगी मगर FAR 1 वाले बच्चों को नहीं आती होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा जो FAR 1 वाले बच्चे हैं उनको भी थोड़ी बहुत नॉलेज लेके जानी चाहिए R2 की। तो यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? है, 300 मिलियन से है। 29 होगा 5%, 140 क्रॉस कर गया। मिस्ट ये फिर से क्या बन जाएगी? मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हाँ, मगर उसने मैं कुछ बताया नहीं है रेट शीट, तो अगर हुई है लाइन डाल दें कि अगर 1 सेकंड नहीं, सॉरी, मैं कब मारूंगा? अमोर्टाइजेशन जी, टेक जीनी लिमिटेड। ये भी रीसेंट पेपर ही है, इसका हेडर कलर लगा हुआ। हाँ, असल में रात 4 बजे तो मैं ये बना रहा था, आधी नींद में था, आधी मैं देख रहा था। हाँ जी, टेक जीनी लिमिटेड। हाँ जी, एक टेक कंपनी है। चलो पढ़े। बस ये पढ़ना था, टेक जीनी। पढ़ लिया? टेक जीनी लिमिटेड एक टेक कंपनी है, उसने इम्पेयरमेंट एक्सरसाइज करवाई है इंटेंजिबल एसेट्स पे और पेटेंट्स पे। मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया था कि इम्पेयरमेंट होगी 350 मिलियन से। ऑडिट वाले कहते हैं कितने से करो? 375 से। कितने का फर्क आ रहा है? ओवर रिकॉर्ड या लेस रिकॉर्ड? लेस रिकॉर्ड, लेस रिकॉर्ड। यानी कि 25 मिलियन का खर्चा होना चाहिए था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ। प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है या अंडर स्टेटेड है? 25 मिलियन से ओवर स्टेटेड है, तो ठीक है। हाउएवर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इन इम्पेयरमेंट। मैनेजमेंट ने कहा नहीं, हम 350 के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे, हम आपकी बात मानने को तैयार। मसला कुछ और है, 1500 का 5% है और मसला कितने का है? इमटेरियल है। अब वही बात एग्रीगेट वाला पॉइंट उठाएंगे। अब देखिए, रिसेंट पेपर में भी उसने वही बातें पूछी हैं जो कि हम ऑलरेडी सारी बातें कवर कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं पूछी सिवाय इसके। और ये भी अगर आपको IFRS 15 नहीं आता तो कम से कम आपको इतनी अकाउंटिंग आनी चाहिए कि हम रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग किस टाइम पे करते हैं, जब वो चीज उस तक डिलीवर हो जाती है। तो ICAP इतने मुश्किल सवाल बनाता नहीं है। द पॉइंट इज कि आप करने वाले हो से हिम्मत है।
चले आगे, पक्की बात है, डन करें। मैं तो तैयार बैठा हूँ। क्या हुआ? चाय कैंटीन बंदा बना मैं जरूर पिला देता। चलिए काम करते हैं, सिर्फ आधा घंटा और कर लेता हूँ। आधा घंटा और काफी है। जब तक आप नहीं रहेंगे ना मैं चलता रहूंगा। हैं? ब्रेक करनी है? चले 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 कराएं, चले। अच्छा शुरू तो करें, देखते हैं फिर। चले, ये हो गया था EPL, ये हो गया था, हाँ हो गया था। स्टेलर ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ। चले मेरा करें, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 स्प्रिंग 21। अब इसकी पहली लाइन में एक बात करने जा रहा है आपसे, लार्जेस्ट कस्टमर अगर ये लूज हो गया तो गोइंग कंसर्न वाला मुद्दा। कंपनी हैज रिसेंटली नोटिफाइड दैट इट विल नॉट रिन्यू इट्स कॉन्ट्रैक्ट विद SL जो कि एक्सपायर हो रहा है ईयर एंड पे। सेल्स फ्रॉम EL कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ द, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आगे रिन्यू ना हुआ तो गोइंग कंसर्न हिट हमारी हो सकती है। मगर क्या हो गई है? मटीरियल अनसर्टेनिटी। मैनेजमेंट हैज फर्दर इन्फॉर्म दैट दे आर इन नेगोशिएशन विद EL और होपफुल है कि उसको रिटेन कर लेंगे। हाँ, इसमें वो टेबल देखिए, इसमें कोई अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं बताई उसने। इसका आंसर वो जो टेबल आपको दिखाया था उसी टेबल को आपने पकड़ के एक्सप्लेन कर देना। इसका जवाब खोलें जरा, आए इसका जवाब पढ़ते हैं। स्प्रिंग 21 क्वेश्चन नंबर 407 नहीं 8 408 पे आए। हाँ जी, 408 में क्या लिखा हुआ है? रिपोर्टिंग implications if there is uncertainty about the going concern status और मैनेजमेंट, अब देखिए जरा गौर से, मैनेजमेंट इज विलिंग टू फुली डिस्क्लोज द सर्कमस्टांसेस, तो हम पैराग्राफ ऐड कर देंगे रिपोर्ट में विद द नेम मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, हाईलाइटिंग द इशू एंड ड्रॉइंग द यूजर्स अटेंशन। देयर शुड बी अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट कि इस वजह से हम ओपिनियन मॉडिफाई नहीं कर रहे। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्क्लोज, ओपिनियन शुड बी मॉडिफाइड ड्यू टू मिसस्टेटमेंट या डिसएग्रीमेंट। मॉडिफिकेशन क्वालिफाइड ओपिनियन वाली होगी अगर इशू मटीरियल है और परवेसिव नहीं है, और अगर परवेसिव है तो एडवर्स। इफ एंटिटी गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड और इन्होंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं किया तो फिर हम परवेसिव की तरफ चले जाएंगे। वो ये 3 डब्बों को उसने सिर्फ नरेट करके लिख दिया और कुछ नहीं किया, और शुरू में क्या डाल दिया? इफ अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करें। इफ द मैनेजमेंट, लास्ट लाइन पढ़े जरा, अनविलिंग और एक्सटेंड, और यही 4 बातें उस टेबल में भी लिखी हुई हैं, उसमें भी 4 बातें ही हैं और ये भी वही 4 बातें। तो याद रखिएगा, अगर आपको गोइंग कंसर्न का सवाल आ जाए तो वो टेबल आपको आना चाहिए। गोइंग कंसर्न के केस में वो टेबल आना चाहिए और 705 706 में वो पूरा मैप आपको आना चाहिए कि कब हमने मॉडिफाई करना और कब मॉडिफाई नहीं करना। नहीं सर अभी का, अभी तो पार्टी शुरू, अभी तो मैं गर्म हो रहा हूँ आस्ता आस्ता, अभी तो मैं वार्म अप हो रहा हूँ। ये खत्म होगा, सुने ये खत्म होगा, आप लोग कहेंगे सर ये तो खत्म हो गया, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, बाकी सवाल निकाल लेते हैं, फिर हम PDF खोल देंगे 5 पेपर्स की, फिर करते जाएंगे, क्योंकि मेरा आज कोई और काम है नहीं। आपने अगर रिवाइज करना होता तो आप 1.5 साल पहले कर चुके होते। हाँ जी, ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 1 होने दे। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग प्लानिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री काउंट ऑडिट टीम ने डिसाइड किया, यार सवाल मजे का है, ऑडिट टीम ने डिसाइड किया कि वो विजिट करेंगे थर्ड पार्टी प्रेमिसेस ताकि इन्वेंट्री को वैल्यू कर सकें। अभी अकाउंट्स में वैल्यूएशन क्या आ रही है? ये बेसिकली क्या करने जा रहे हैं वहां पे? इन्वेंट्री काउंटिंग करने के लिए जा रहे हैं।
Third party has informed that because of restrictions imposed by the government because of COVID-19, it has limited number of staff and consequently may not allow the audit team to visit its premises for inventory counting. वो कहते हैं कि सर आप आ जाएं, हमें मसला नहीं है, मगर चूंकि कोविड चल रहा है तो उसकी एहतियात में हम आपको बुला नहीं सकते क्योंकि हमारे पास भी स्टाफ जरा लिमिटेड सा है. However, the audit team may visit its premises on or after 31 अक्टूबर, यानी कि वो ईयर एंड के बाद कह रहा कि आ जाएं. मगर जब आप ईयर एंड के बाद जाएंगे तो इन्वेंट्री जो ईयर एंड पे थी वो तो नहीं होगी. अब आपने अगर बचपन में सवाल किए हो इन्वेंट्री के R1 टाइप में, वो आपको एक फिगर देता था, फिर आपसे रिवर्स वर्किंग करवाता था. जो सेल्स होती थी आप उनको करते थे ऐड पर और परचेजेस को लेस, और आप पहुंच जाते थे ईयर एंड की इन्वेंट्री के ऊपर. एक तो ये तरीका है ऑल्टरनेट. मुझे बताइए स्कोप लिमिटेशन है या नहीं? क्यों है? वो तो आपको कह रहे हैं कि आप आ जाएं, वो आपको रोक नहीं रहे हैं. हुकूमत की तरफ से है मगर उनकी तरफ से एज सच नहीं है, तो आप थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक नेचुरल मसला है जिसकी वजह से वो आपको बुला नहीं रहे हैं. मगर स्टिल देयर एग्जिस्ट अ स्कोप लिमिटेशन. तो बात वही करनी है, मटेरियल होगा और परवेसिव होगा, उसके मुताबिक फैसला कर लेंगे. अमाउंट्स बताइए सवाल ने 10 मिलियन की बताई है, मगर इसके साथ कंपेयर करने के लिए कोई बेंचमार्क है नहीं, तो हमने इसको क्वांटिटेटिवली तो करना ही नहीं है. बेंचमार्क कहाँ है? उसके नीचे दिया हुआ है. कहाँ? क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट के लिखे दिया हुआ वो उसका अपना दिया होगा. है. इसी एक ही क्वेश्चन है. ओपीएल तो नहीं है ये. द प्रोजेक्टिव प्रॉफिट रिपोर्ट. चले अज्यूम करें कि 75 मिलियन का पीबीटी दिया हुआ, फिर बताएं इतना ही है ना? यस सर. सब सवाल जबानी याद है मुझे. 75 मिलियन का दिया हुआ है, अब क्या होगा? 3.75, और ये क्या है? 10 क्रॉस कर रहा है. तो अब हम बता सकते हैं कि भाई साहब अगर तो देखें स्टेप 1, हमें अगर अभी नहीं बुलाया जा रहा तो हम एविडेंस हासिल करेंगे बाय यूजिंग ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स. उसमें हम ये कर सकते हैं कि एक तो आपको मैंने बताया रिवर्स वर्किंग वाला रिकंसिडरेशन. दूसरा हम उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप थ्रू कैमरास हमें वेरीफाई करा दो, ठीक है? आप हमें ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा दें इन्वेंट्री की. मगर वो इतनी अच्छी एविडेंस लेने का तरीका नहीं है, बट स्टिल एक मेथड तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है. दूसरा, वो आपको कह रहे हैं कि सर आप ईयर एंड के बाद आ जाएं, तो ठीक है हम ईयर एंड के बाद चले जाएंगे और फिर हमें वाली वर्किंग एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी. तीसरा, अगर ईयर एंड के बाद भी वो आपको कहेंगे नहीं सर मसला है अभी भी ना है, तो फिर आप उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर डाउट करना शुरू करेंगे. ये तीसरा लाइन मैंने खुद बताई है. आपको चाय की सख्त जरूरत है. एक काम करें, सर कोई अच्छे वाला एक क्वेश्चन अच्छे वाला निकालना. एक करवा दे. खोल लेते हैं, महंगा दिमाग खोल लेते हैं. आपने क्या सवाल अच्छे वाला निकालना है? आ गया नहीं, ये करें. चलाना है? मैं वैसे एंड ही कर रहा हूँ क्योंकि हालात मुरझा चुके हैं. कोई बात नहीं, हम कल इसमें ऐड कर लेंगे. कल वो भी तो है 56580 ऐड कर लेंगे. हाँ जी, उसके 3 सवाल बड़े प्यारे प्यारे हैं मेरे पास करवाने के लिए. आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजीज का सवाल आपको दिया.
हाँ जी, पढ़ लिए। शुरू करें। ATL has recognized an intangible asset of rupees 100 million in respect of development cost, जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मार्केट करेंगे इन फ्यूचर। मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय ATL इंडिकेट्स अ प्रॉमिसिंग डिमांड ऑफ सच सॉफ्टवेयर, यानी कि अब वो कंडीशंस आपको दे रहा है कि आया ये एसेट मार्केट में बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। However, the expected cost required to complete the software was increased significantly and company को further पैसे चाहिए थे to complete the project 50 million. Since ATL has already utilized the credit limit on the project, अब वो financial difficulty face कर रहे हैं। बताइए 270 million के PBT के साथ क्या ये intangible वाकई में intangible है या नहीं? भाई आई स्टडीड क्या कहता है? मुझे डेवलपमेंट कॉस्ट, कब हम रिसर्च से डेवलपमेंट में जाते हैं कुछ कंडीशंस हैं, हाँ वो जरा बताएं एक एक करके। इंटेंशन, फिजिबिलिटी, ठीक है, रिसोर्सेस, मार्केट में वो हो गया, एस्टिमेट्स, ठीक है, और एक्टिव मार्केट वाला पॉइंट। अब ये मैंने मला क्यों पूछी है, अगर एग्जाम में आपको ये बातें नहीं आती तो खामखा पंगा डालने की जरूरत नहीं है। आप ये लिख दें कि हम IFRS के मुताबिक देखेंगे कि क्या कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं, या हम IAS 38 के मुताबिक देखेंगे कि क्या ये कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं। वो कौन सी हैं उस वक्त लिखिएगा जब आप 100% श्योर हो, अदरवाइज लिखिएगा ना। पेज 402 पे जाएं, आपको इसकी ड्राफ्टिंग दिखाता हूं उसने क्या किया, और नीचे उसका इतना बड़ा जो तज्जिया है वो पढ़ते हैं। द इंटेंजिबल एसेट, पहुंच गए 402। द इंटेंजिबल एसेट measured at rupees 100 million is material and represents 37% of PBT. IAS 38 requires that entity should be able to demonstrate the availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development. As ATL appears to be short of finance, questionable funds would be available to complete the development work and take the product to market. Therefore, इसको कैपिटलाइज करना नहीं चाहिए था, इसको कैपिटलाइज करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, एक 100 मिलियन के खर्चे को उठा के कैपिटलाइज कर दिया। अब मसला दो जगह पे आएगा, खर्चे में भी आएगा और PPE में भी आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लान वाले साइड पे भी चला जाएगा। पॉइंट 3 डिस्कस करेंगे उनके साथ, उनको बताएंगे, और डाउट क्रिएट हो गया कि ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अगर मैनेजमेंट इस मुद्दे को रिजॉल्व करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो जरा एक काम करें, इसी पेज के एंड पे आए, एग्जामिनर कमेंट्स आ रहे हैं, जरा देखें वो क्यों रो रहा है। दो सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोड्यूस्ड वेरी प्रिसाइज आंसर, most of them were unable to assess the situation correctly. A significant number of बच्चे try to relate it with going, ये going concern कैसे, मतलब किस सोच के स्टूडेंट ने going concern निकाली होगी कि फंड्स नहीं है, हाँ यही सोच रख के उनको लगा कि पूरी कंपनी के पास पैसे नहीं है, चलो कंपनी बंद कर देते। अच्छा, which was totally irrelevant. Some of them discussed the materiality of the amount involved without commenting on whether the treatment was correct or not. जो चीज करनी चाहिए थी वो तो बताई नहीं। Moreover, a majority of the students treated rupees 50 million
The amount further required to complete the project while considering the materiality which was inaccurate as the amount in question was rupees 100 million. वो 150 में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाए. It was also observed that despite that the profit for the year and the value of intangible were mentioned in the question, students were not able to conclude that whether the effect would be material or pervasive. उनको material और pervasive का भी कोई आइडिया नहीं था. ये एग्जामिनर कमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप कम से कम ये वाली गलतियां तो एग्जाम में करके ना आएगा. आखिरी सवाल देखते हैं. लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है. वो बिल्कुल लास्ट है, बिल्कुल लास्ट है. वादा आपसे लास्ट है पक्का. ये 4A है ना, तो 4B भी होगा. क्वेश्चन लास्ट है. अब इसका A है, B है, C है या D है ये नहीं पता, मगर क्वेश्चन लास्ट है. वो भी सिर्फ आपको परेशान ना करते हुए. चले मैं करवाता हूं. RL इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर और एंड सप्लाई ऑफ बेवरेजेस. ये क्या होती है? कोल्ड ड्रिंक्स थ्रू आउट पाकिस्तान थ्रू इट्स. यार सुन ले, जरूरी सवाल है ये, गोइंग कंसर्न का सवाल है, सुन ले. इसका प्लांट कहां पे लगा हुआ है? लाहौर में. आग लग गई है. प्लांट जो है occurred at RS plant due to which a significant portion of the plant has been destroyed. significant portion. और इसने ये नहीं कहा कि one of the plant, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट है जिसका significant portion तबाह हो गया. Management has written off the plant and recorded an insurance claim amounting to rupees 400 million. WDV of plant is 390 million. कंपनी नेगोशिएट कर रही है टू परचेज द सेकंड प्लांट और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें पैसे आ जाएंगे इंश्योरेंस वालों से. 300 मिलियन की आपको दे दी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या करें की करिए? पहला सवाल, IAS 10 लग रहा है? IAS 10 एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है? ड्यूरिंग द ईयर है. ड्यूरिंग द ईयर है. ईयर एंड से अंदर आग लग गई है. इसका मतलब है कि हम ईयर एंड में जो वैल्यू दिखाएंगे वो जलने की बाद वाली दिखाएंगे. अच्छा, उसके बाद बताइए 300 का 5% क्या होगा? 15. गोइंग कंसर्न में उसका एक प्लांट जो था, मेन प्लांट, वो जल के भस्म हो गया और सिग्निफिकेंट पोर्शन उसका खराब हो गया. इंश्योरेंस क्या फौरी तौर पे पैसा निकाल देती है? नहीं. और क्या वाकई में उतना पैसा देती भी है? नहीं. ये डाउट है, ये डाउट है. तो अगर हमसे मांगे होते इन्होंने प्रोसीजर्स तो मेरा मुझको अंदर बताते कि हम उनसे रब्ता करेंगे, उनसे कंफर्म करेंगे, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेंगे और इंश्योरेंस की अमाउंट को वेरीफाई करेंगे. वो हमसे मांग क्या रहा है? पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ द अबव ऑन द ऑडिट रिपोर्ट. तो गोइंग कंसर्न में अगेन वो एक डाउट क्रिएट हो गया. कौन सा? अनसर्टेनिटी वाला. तो अगेन वही टेबल का आपको सहारा लेना पड़ेगा. उसी बीच में आए फिर से 402 पे, 402 पे आए फिर से. आगे रीड करते हैं. सिंस द फायर, पहुंच गए सारे? देखें आखिर 10 मिनट है, ये बस मुझे दे दें. Since the fire has destroyed a significant portion of the RL's plant, auditor should consider its ability to continue as a going concern. Evaluate करेगा cost of new plant और देखेगा इंश्योरेंस क्लेम जो 400 मिलियन का है वो सफिशिएंट है या नहीं. डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, कंपनी के बड़े के साथ कि वो कैसे उस प्लांट को फाइनेंस करने के मूड में हैं. इंस्पेक्ट करेगा इंश्योरेंस पॉलिसी. अभी देखें तो सारे सब्सटेंटिव हैं क्योंकि देखिए सवाल ने क्या कहा? डिस्कस हाउ वुड यू डील. तो कैसे आपने सारा अपना कोर्स ऑफ एक्शन उसको बता देना है. रीड करेगा मिनट्स को, एनालाइज करेगा इंटरिम एफएस को. ये सारी बातें लिखी हुई हैं प्रोसीजरल. आखिरी 2 पॉइंट्स देखें. इन केस द गोइंग कंसर्न बेसिस इनअप्रोप्रिएट मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, तो हम एक्सप्रेस कर देंगे एक एडवर्स ओपिनियन. इन केस द गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट और उन्होंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम इसकी बेस पे क्वालिफाई करेंगे या
या एडवर्स देंगे डिपेंडिंग अपॉन के वो मटेरियल है या नहीं। अब वही टेबल शुरू हो गया, आखिरी 3 पॉइंट्स इज दैट टेबल, और इससे ऊपर क्या बता रहा है, प्रोसीजर्स। इसके कमेंट्स क्या कहते हैं, 10 मिनट पूरे नहीं हुए, इसके कमेंट्स क्या कहते हैं। इन द 7 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों ने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइड द गोइंग कंसर्न बट फेल्ड टू एक्सप्लेन के ऑडिटर जैसे डील कैसे करेगा, यानी कि उनको टेबल नहीं आता था। Most of them only discussed the impact on the report, assuming the going concern assumption was not more valid, without specifying any measures to assess the situation. They failed to realize that since plant was fully insured and the company had been earning handsome profits, it was more probable that the going concern assumption was still valid. यानी कि तीनों बातें करनी थी। Currently तो है, कंपनी चल रही है, तो हम अनमॉडिफाइड दे सकते हैं और उसके साथ पैरा ऐड कर दें अनसर्टेनिटी का, ठीक है। अगर वो पैरा उन्होंने डाला ही नहीं है अपने एफएस के डिस्क्लोजर्स में, तो फिर ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल या परवेसिव, वो देख लेंगे। एंड क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड मैनी बच्चे डिड नॉट फील दैट नीड टू डिस्कस द गोइंग कंसर्न, कहते हैं उन्होंने डिस्कस किया ही नहीं और ना ही इंश्योरेंस के ऊपर कोई की बात की है। A number of students mentioned steps which was totally irrelevant. In other words, वो कह रहा है कि बच्चों ने सवाल का जनाजा निकाल दिया। देखें इस स्पेसिफिक अटेम्प्ट में एग्जामिनर कितना ज्यादा डिटेल्ड आपको बता रहा है कि बच्चे कौन कौन सी गलतियां करके आ रहे हैं। तो ICAP का कभी भी सवाल उतना मुश्किल नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ना आता हो। चीजें आपकी ग्रिप में हैं, मुझे पता है बैक पैक करने शुरू हो गए सारे, चीजें आपकी ग्रिप में हैं, आपने बस उसको रिफाइन करना है, ठीक है। क्या करना है, मेरा आपसे बस आज के दिन एक आखिरी मुतालबा, वो जो 45 सवाल हैं, 45 सवाल, हाँ, वो चैप्टर 14 के जितने भी सवाल हैं वहां पे, वो सारे आपने कल आने से पहले करके लिख के आने हैं। कभी ना कभी तो लिखना ही है ना भाई, लिखेंगे ना कभी ना कभी। बस एक आखिरी मुतालबा है, कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।